ओके ओके। हेलो हेलो हेलो। तो हेलो, सभी को नमस्कार। भारतीय जय हिंद और झारखंडी जोहार। आज हम सभी उपस्थित हैं कंप्यूटर के एक दूसरे अध्याय को लेकर, सेकंड लेसन, दैट इज हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास। इसमें बेसिकली हम लोग अभी तक हमने जैसा कि एक चैप्टर पढ़ा है, पिछला चैप्टर, जिसमें हमने बस इंट्रो, कंप्यूटर का परिचय के बारे में पढ़ा था। अब हम परिचय के बाद उसके बैकग्राउंड और इतिहास के बारे में जानेंगे। दैनिक जीवन में भी हम यदि किसी इंसान से मिलते हैं तो पहले तो हम उसका परिचय लेते हैं, उसके बाद हम उसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। और भले सामान्य तौर पर इतिहास को लोग बोरिंग समझते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इतिहास के बगैर आप ना ही वर्तमान में जा सकते हैं और ना ही आप भविष्य का बहुत बड़ा अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट ही क्यों ना हो या फिर कोई साइंटिफिक इन्वेंशन ही क्यों ना हो, हमें वहाँ पर हिस्ट्री भी एक नज़र देखना पड़ता है। तो ठीक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। चूँकि हमारा टॉपिक है कंप्यूटर, और कंप्यूटर में है यहाँ पर हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो आज जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं, तो इसका भी कुछ ना कुछ इतिहास रहा है, और इस इतिहास से वो स्टेप बाय स्टेप वाइज उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसका विकास हुआ है, और उसी का परिणाम स्वरूप आज हमें कंप्यूटर देखने को मिलता है। और इस पर भी अभी काफ़ी ज़्यादा विकास की संभावनाएं मौजूद हैं, और जिसका नतीजा आपको एआई के फॉर्म में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसी तरह से विकासशील ये है। आज जो वर्तमान है, कल को ये आने वाले समय में यही भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगा। तो यहीं पर यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर का जो अस्तित्व है, ठीक है, कंप्यूटर का जो अस्तित्व है, कंप्यूटर का जो अस्तित्व है एक दिन का नहीं है, अपितु ये सैकड़ों सालों का रिजल्ट है। ठीक है, कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना, खजूर से गिरे और आसमान से गिरे और खजूर में टपके, उस तरह की चीज़ें नहीं है। ये बल्कि एक सतत प्रक्रिया है, मतलब सैकड़ों साल लगे हैं, तब जाकर आज हम आपके सामने इस कंप्यूटर के माध्यम से ही आज उपस्थित हैं। तो इस पे किन किन टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। पहला तो है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसमें आपका हिस्ट्री भी आ जाएगा, यानी इतिहास भी आ जाएगा। दूसरा है हमारा नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें साइज है, वर्क है, पर्पज के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है सुपर कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग हर एग्जाम्स में आपके सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, फिर ये डेवलपमेंट ऑफ पीसी, आज जो हम घर बैठे कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक तरह का ये पीसी ही है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे सवाल कौन कौन किस किस टॉपिक से बनते हैं, तो एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हिस्ट्री और इसका वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आता है। ठीक है, और दूसरा एक सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर ये भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा थोड़ा इन टॉपिक पर भी आपके हल्के फुल्के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे हम बहुत अच्छे से करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग इसका जो पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर का, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, चूँकि कंप्यूटर की शुरुआत, जैसा मैंने आपको बोली, ये काफ़ी सैकड़ों सालों का परिणाम है। तो यही सैकड़ों सालों की शुरुआत जो होती है, ये हुई थी आपकी 1602 में एबेकस के रूप में। ठीक है, एबेकस के रूप में शुरुआत हुई थी, और जो कि ये चाइना में है। चाइना, या इसका बेबीलोन भी कह सकते हैं, बेबीलोन, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। अब बेसिकली ये क्या था कि ये कैलकुलेटिंग मशीन थी। ये क्या थी? ये एक गणना यंत्र थी। इसमें क्या करते थे कि हम लोग
कैलकुलेट करते थे। इसको सिर्फ मतलब क्या बोले कि इसको गिनती के लिए ही सिर्फ इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इसे कहा भी जाता है कि वर्ल्ड का पहला फर्स्ट कैलकुलेटिंग मतलब मशीन था, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। तो इसमें बस आपको एक ही फैक्ट याद रखना है कि इसमें सवाल इसमें से कैसे बनेंगे। ये देखिए कि फलाने इन्वेंशन कब हुआ, ठीक है, उससे यदि कोई नाम उससे जुड़ा हुआ है, कुछ वैज्ञानिक का नाम है या फिर कोई देश का नाम है, उसे याद रखना है। और दूसरा उससे वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे एबेकस के नाम एक फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, वो है वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, यानी विश्व का पहला गणक, विश्व का पहला गणक, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। तो ये चीज़ हो गया। इसमें बेसिकली क्या होता था, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि एबेकस किस फॉर्म में होता था। बेसिकली ये देखिए, ये जो है ना, ये आपका ये एक वुड फॉर्म में होता था। ये जो है ये आपका वुड फॉर्म में हुआ करता था। ये आपका वुड फॉर्म में होता था और उसमें ये बीट्स लगे हुए थे गोल गोल करके, ठीक है। और इसी से आपका जोड़ और घटाव हम लोग क्या करते थे, मतलब हम लोग क्या, जो उस समय के जो भी सभ्यता रही होगी वो इसी पर अपना जोड़ घटाव करते थे। दूसरा आया, हालांकि इसमें कुछ दो तीन इन्वेंशन मैंने एक्स्ट्रा भी जोड़े हैं जो कि आपको शायद आमतौर पर बुक में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे एक ये है 1617 का नेपियर बोन्स, ठीक है। ये जॉन नेपियर के द्वारा ये लाया गया था और ये क्या था, ये सेकेंड कैलकुलेटिंग मशीन था। ये बेसिकली क्या था, सेकेंड कैलकुलेटिंग मशीन। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये इसमें बस ये जान लीजिए कि इसमें जानवरों का हड्डी इस्तेमाल किया गया था और ये 3D स्ट्रक्चर था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3D स्ट्रक्चर था बेसिकली। इसको हालांकि ये पिक्चर में यहाँ पे तो 2D आपको लग रहा होगा, लेकिन यदि आप इसका कहीं बढ़िया प्रिंट देखिएगा, आप कभी सर्च करिएगा नेपियर बोन्स के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ठीक है। दूसरा है कि इसमें जो तकनीक का जो इस्तेमाल किया गया था, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया था, वो आपका क्या कहलाया था, रैप्डोलॉजिया, रैप्डोलॉजिया। सो दो चीज़ हमने यहाँ पे देखी। पहला बस इसमें इम्पोर्टेंट है कि एबेकस, एबेकस कब आया था। एबेकस आया था 1602 में और ये वर्ल्ड का पहला कैलकुलेटिंग मशीन था। अब आ जाइए तीसरा, स्लाइड रूल। ये 1620 में विलियम नामक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा ये लाया गया था। दूसरा है कि ये पास्कलाइन, ये महत्वपूर्ण है। पास्कलाइन ये इम्पोर्टेंट, पास्कलाइन 1642 ईस्वी में। और इसको एडिंग मशीन भी हम लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ जोड़ घटाव ही कर सकते थे। आप पूछिएगा घटाव क्यों, तो घटाव भी एक प्रकार का आप देखिएगा तो जोड़ ही है, ठीक है। घटाव भी एक प्रकार का वो जोड़ ही है। और इसे फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कहते थे। तो ये जो फैक्ट है ना, इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, इसी को मैंने कहा था कि वेरी स्पेशल फैक्ट। और फिर देखिए इसमें इसका जो इस्तेमाल आपको ऑडोमीटर या वॉच में देखने को मिलता है। एकमात्र इसमें क्या करते थे, हम प्लस या माइनस कर सकते थे। दूसरा ये 1671, 1671 में हमारे पास आया लेबनिज कैलकुलेटर। 1671 में हमारे पास आया लेबनिज कैलकुलेटर। ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसको याद ध्यान में रख लीजिए कि पैस्कलाइन मशीन जो था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी मशीन जो होता है वो पहली बार में परफेक्ट नहीं होता है, कई बार, ठीक है। तो उसका वेरियस वर्जन बनाए जाते हैं, चाहे वही वैज्ञानिक बनाए या फिर कोई अन्य वैज्ञानिक बनाए। तो इसमें क्या गया था, पैस्कलाइन मशीन को इम्प्रूव किया गया था और जिसका नाम दिया गया लेबनिज कैलकुलेटर, ठीक है। इसमें क्या किया गया था इम्प्रूवमेंट के रूप में, कि जहाँ पर आप पैस्कलाइन मशीन, जिसको कि हम एडिंग मशीन भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ प्लस माइनस होता था, इसमें आपका इनटू और डिवाइड भी होता था, यानी गुना और भागा भी किया जाता था, ठीक है।
अब आ जाइए जैकार्ड लूम्स के द्वारा 1801 में जोसेफ मैरी जैकार्ड के द्वारा लाया गया था, और ये फर्स्ट मैकेनिकल लूम था, फर्स्ट मैकेनिकल लूम। पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, और ये जो पंच कार्ड का इस्तेमाल है, ये कपड़े बुनने में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, सबसे पहले इसका इस्तेमाल कपड़े बुनने में किया गया था। ईयर इम्पोर्टेंट है। इन्वेंशन का नाम के बाद यदि कुछ इम्पोर्टेंट है तो एक ईयर, और दूसरा उसके इन्वेंटर कौन रहे हैं, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर। आप यहाँ से आपका महत्वपूर्ण शुरू हो जाता है। डिफरेंस इंजन, ठीक है, चार्ल्स बेबेज के द्वारा ये किया गया था। चार्ल्स बेबेज के बिना ये कंप्यूटर की ना शुरुआत संभव थी, और ना कंप्यूटर पर कोई भी चर्चा इनके बिना तो अधूरी ही है। ठीक है, हमने पहले ही आपको बताया था कि चार्ल्स बेबेज, जिनको कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह, इन्होंने और एक योगदान दिया, वो था डिफरेंस इंजन रूप में। ठीक है, इसमें क्या था इसकी खासियत कि ये स्टीम चलती थी, और इसमें हम जो एल्जेब्रा के जो रिजल्ट जो निकलते थे वो डेसिमल के भी 20 अंकों तक हम लोग एरर फ्री, मतलब त्रुटि रहित, मतलब बिना किसी गलती के, बिना किसी खामी के, बिना किसी कमी के हम उसे प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, इसका उपयोग आप देख सकते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इंश्योरेंस, रेलवे प्रोडक्शन, या जो भी है। बस इसमें ध्यान में रखिएगा कि 1821-22 में ये आया था, और चार्ल्स बेबेज के द्वारा लाया गया था। अब आ जाइए, अब चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, कई बार क्या होता था, वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं होते थे, तो इन्होंने फिर इसको इम्प्रूव किया, बेहतर किया। उन्होंने इस चीज को इम्प्रूव किया, और उसके परिणाम स्वरूप हमें डिफरेंस बाद क्या मिला, एनालिटिकल इंजन मिला। ठीक है, इस चीज को उन्होंने उस चीज को इम्प्रूव किया। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें, उन्होंने इस चीज को इम्प्रूव किया और हमें क्या दिया, एनालिटिकल इंजन। तो इन दोनों का आविष्कार जो किया था चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, 1821 में इसका, और 1837 में। कहीं कहीं पर आपको ये डेट 42 में मिलेगा, लेकिन अधिकांश जगह ये डेट आपको 1837 ही मिलेगा। ठीक है, और ये अपने आप में फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड था, यानी इसे ही विश्व का पहला कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एबेकस के बारे में पढ़ा कि विश्व का प्रथम गणक था वो। ठीक है, एबेकस के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा आपको पास्कलाइन मशीन के बारे में बनाए, फर्स्ट मैकेनिकल रीडिंग मशीन था। अब यहाँ पर आ जाता है एनालिटिकल मशीन, ये पहला कंप्यूटर इसे माना जाता था। ठीक है, इसमें जो प्रोग्राम जो स्टोर्ड होते थे वो पेग्स के रूप में से बैरल्स करते थे। ठीक है, और इस चीज़ से और एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इसमें आप जोड़ दीजिए, वो है लेडी अगस्ता का। इस पर भी सवाल काफ़ी पूछे गए हैं, क्योंकि लेडी अगस्ता को वर्ल्ड का पहला फर्स्ट प्रोग्रामर कहा जाता है, वर्ल्ड का पहला फर्स्ट प्रोग्रामर। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया, उस पे उन्होंने प्रोग्राम डाला था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि पहला कंप्यूटर आया जिसमें किसी प्रोग्राम के डालने की कोशिश की गई है, या प्रोग्राम डाला गया, तो जाहिर सी बात है वो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर का जो उपाधि उन्हें मिला, वो तो इसको मतलब जस्टिफाई करता है। ठीक है, और इन्होंने ही और एक संख्या पद्धति जिसे कि बाइनरी सिस्टम कहते हैं, उसका भी मतलब हमें इंट्रोड्यूस करा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके नाम, दो किताब आप याद रख लीजिएगा कि लेडी अगस्ता वर्ल्ड की पहली वो प्रोग्रामर थी, और इसके अलावा
बाइनरी सिस्टम भी उन्होंने ही दिया था। अब आ जाइए, फिर आया 1890 में टेबलेटिंग मशीन। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन था। इसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था और पंच कार्ड के जरिए ही इसमें डाटा स्टोर किया जाता था। इससे पहले क्या होता था, आपसे ये पूछ सकता है कि पंच कार्ड से पहले जो डाटा जो स्टोर करती थी उससे पहले वो किस चीज़ में काम में लगती थी, वो टेक्सटाइल मशीन में। ठीक है, उसके बारे में हमने आपको बताया था यहाँ पे जैकार्ड लूम में जब पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टेबलेटिंग मशीन में इसका आविष्कार किया था हार्मन हॉलरिक ने किया था और इसी के परिणाम स्वरूप हमें टेबलेटिंग मशीन मिला। इससे एक जरूर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1890 में अमेरिकन का सेंसस हुआ था, उसमें भी इसका इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, और इस टेबलेटिंग मशीन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद में रख लीजिए कि टेबलेटिंग मशीन जो थी इसी के नाम से फिर एक कंपनी भी बनाई गई। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, टेबलेटिंग मशीन के नाम से एक इम्पोर्टेंट बनाई गई और इसने ही पंच कार्ड बनाया था। आपसे ये पूछ सकता है कि पंच कार्ड किसने बनाया था, तो हरमन हॉलरिक ने ही बनाया था या फिर और हरमन हॉलरिक ने टेबलिंग मशीन भी बनाया था और यही कंपनी बाद में आईबीएम के नाम से प्रख्यात हुई 1924 में। अब आ जाइए 1937 में मार्क वन, यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइनअप आपका शुरू होता है कंप्यूटर का। मार्क वन ये बनाया था आईबीएम, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब आईबीएम का योगदान काफ़ी बड़ा रहा है कंप्यूटर के जगत में। देखा जाए तो आईबीएम का जो योगदान है वो अपने आप में सराहनीय है। ठीक, आईबीएम तो इसने हवार्ड आइकन और आईबीएम ने मिलकर मार्क वन की स्थापना की और ये बेसिकली फर्स्ट ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन था, यानी विद्युत यांत्रिकीय डिवाइस था। इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया गया। इससे पहले हमने क्या देखा कि टेक्सटाइल मशीन जो के रूप में, मतलब जिस चीज़ का यूज हुआ था पंच कार्ड का, उसका यूज हो रहा था। अब आ गया मैग्नेटिक ड्रम। इसके बाद आता है 1939 में एबीसी। देखिए एबीसी, आप इसको नाम से ही इसमें आपके आपके इसके संस्थापक का नाम छुपा हुआ है। ठीक है, एटेनोसॉफ्ट, ए फॉर एटेनोसॉफ्ट, और ये क्लिफोर्ड बेरी उनके स्टूडेंट थे। ठीक है, तो जॉन एटेनोसॉफ्ट और क्लिफोर्ड बेरी, ये याद रखिएगा। और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और इसका इस्तेमाल हमें वर्ल्ड वार टू में भी देखने को मिला है। हालांकि ये चीज़ आपको याद रखना आवश्यक नहीं है कि वर्ल्ड वार टू में हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, अब आ जाइए 1939 हमने पढ़ा। हमने 1937 में मार्क वन देखा, 1939 में एबीसी देखा। अब आ जाइए 1946। यहाँ से आपको 4 जो कंप्यूटर निकलेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये इनका शॉर्ट फॉर्म है। तो इनसे सवाल कैसे बने हैं, पहली बात तो ये पूछ दिया जाता है कि इनका आविष्कार किस वर्ष हुआ। ठीक है, किसने किया, इन्वेंटर। और दूसरा कुछ स्पेशल फैक्ट जो मैंने आपको बताया उससे जुड़े हुए हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है इसका क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म। तो इनियक, इनियक को याद रखिएगा, एन का इस्तेमाल है यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, और इसका जो आविष्कार किया था जेपी इकार्ट और मॉकली ने। तो इसको याद रखिएगा कि आप ई कार्ट मतलब क्या हुआ, जाहिर सी बात है उसको नंबर से आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इकार्ट और मॉकली ने किया और ये वर्ल्ड का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो कि एक सामान्य उपयोग के लिए बनाया गया था। तो इसमें भी भेद है, देखिएगा। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो इस बात का भी आपको इल्म रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि जब एबीसी के बारे में पूछेगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर फॉर जनरल पर्पज, यानी उस समय की जो आम जनता लोग रही होगी, जो इसको अफोर्ड कर सकती होगी, वो भी उनके लिए भी ये था। ठीक है, और ये आईबीएम में इसका इस्तेमाल हुआ। इसमें एक समस्या था कि इसमें प्रोग्राम चेंज वाज डिफिकल्ट।
इसमें प्रोग्राम का चेंज करना डिफिकल्ट था, इसीलिए इसके परिणाम स्वरूप इडवैक बना। इससे पहले क्या था कि डिफरेंस इंजन को जिसको चार्ल्स बैबेज ने बनाया था, ठीक है, उसमें कुछ कमी लगी तो उन्होंने एनालिटिकल इंजन बना दिया। ठीक उसी प्रकार हर एक कंप्यूटर ऐसे ही होता है कि उसका यूज कर रहे हैं, कुछ कमी महसूस हुई होगी, या जाहिर सी बात है वो तो होना लाजमी ही है। इवन अभी भी हम जो वस्तुतः यूज कर रहे हैं, आप देखिए ना, पहले आपके पास कीपैड वाला फ़ोन आया, ठीक है, उसके बाद कीपैड वाले फ़ोन के बाद आपके पास अब मोबाइल फ़ोन आ गया है, ठीक है, और फिर स्मार्टफोन भी आ गया है, फिर आने वाले समय में क्या फ़ोन आएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इस इवोल्यूशन। तो यहाँ पर भी इनिएक के बाद आया ईडवैक, ठीक है। ईडवैक में क्या था, यहाँ वी को पकड़िए, ठीक है, वी फॉर यहाँ पर हो जाएगा वेरिएबल, भी से याद रखिएगा वैन न्यूमैन, ठीक है। कम से कम आपको इतना इस्तेमाल करना है अपने दिमाग का, कुछ लिंकेज बनाने हैं कि जिससे आपके ऑब्जेक्टिव गलत ना हो। यहाँ से बी फॉर इसका वेरिएबल, इसका जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, और दूसरा इसके वैज्ञानिक का नाम भी से है, ठीक है। तो वैन न्यूमैन, न्यूमैन इसको आप जोड़ सकते हैं कि इनिएक को न्यू किया, क्योंकि ये क्या था कि इनिएक का ही एक इम्प्रूव वर्जन था, तो इसलिए आप बोल सकते हैं इम्प्रूव मतलब क्या, न्यू वर्जन। तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। और इसमें वान न्यूमैन के एक और चीज़ याद रखिएगा कि वान न्यूमैन का जो योगदान है हमारे मॉडर्न कंप्यूटर में, ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर वर्ल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो योगदान मॉडर्न आधुनिक कंप्यूटर के विकास में रहा है तो वो वैन न्यूमैन का ही रहा है, ठीक है। और इनको और एक चीज़ का क्रेडिट जाता है कि इन्होंने जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को है, इंस्ट्रक्शन को बाइनरी सिस्टम में स्टोर करना शुरू किया, ठीक है। इससे पहले हमने क्या बताया था कि बाइनरी सिस्टम किसने दिया था हमें, तो वो दिया था लेडी अगस्टा ने, ठीक है, लेडी अगस्टा, लेडी अगस्टा ने, है ना। और इसके बाद आ जाइए इडसैक। पहले यहाँ पर हमने पढ़ा इनिएक, फिर आया इडवैक, अब आया इडसैक। इडसैक में एस को पकड़िए, ठीक है, मॉरिस विल्किस, देखिए इसमें आपको एस एस लग रहा होगा, ये आया आपका 1949 में, और इसका जो फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो जाहिर सी बात है इसमें स्टोरेज का इस्तेमाल हो रहा है इसके फुल फॉर्म में, तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। इससे फिर आप लिंक करिए कि जाहिर सी बात है स्टोरेज का कुछ इसका अपना खासियत होगा, तो यही खासियत थी कि पहला कंप्यूटर था जिसमें कि स्टोरेज कैपेसिटी थी, यानी कुछ डाटा स्टोर कर सकता था। अभी तक के जो कंप्यूटर थे वो संभवतः डाटा को स्टोर करने में सक्षम थे, ठीक है। कोशिश की गई थी आपके इडवैक में, लेकिन एक एक होता है ना कि वेल डेवलप जो स्टोरेज कैपेसिटी के साथ जो आया वो था इडसैक आया, ठीक है। और फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन मशीन, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम भी जो इसी कारण इसमें रन हो पाया। जाहिर सी बात है यदि इसमें डाटा स्टोरेज क्षमता आई होगी तभी तो उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम भी स्टोर हुआ होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड हमने एक फैक्ट क्या पढ़ा, लेडी अगस्ता, उसको उनको विश्व की पहली प्रोग्रामर का मतलब दर्जा हासिल है, ठीक है। किस में डाला था, एनालिटिकल इंजन में डाला था, ठीक है। एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। अब ये जो कंप्यूटर था इसमें मेमोरी के रूप में मरकरी डिले लाइंस का इस्तेमाल हो रहा था, और लॉजिक के रूप में वैक्यूम ट्यूब का। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक तथ्य के रूप में आप याद रख सकते हैं। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि फर्स्ट कंप्यूटर जो कि संग्रहण क्षमता के साथ यानी स्टोरेज कैपेसिटी के साथ जो आया वो था आपका इटसैक। अब आ जाइए यूनिवैक, ये 1954 में आया था। कहीं कहीं पे आपको ये डेट 1951 भी मिलेगा, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा, इनिएक, फिर हमने पढ़ा इनिएक था, उसको फिर न्यू उसका इम्प्रूव वर्जन आया तो आया आपका इडवैक आया, ठीक है। उसके बाद इडसैक आया, अब लास्ट में यह है यूनिवैक। यूनिवैक से याद रखिएगा यूनिवर्सल, यानी ये पहला कंप्यूटर था जो कि बिजनेस के लिए भी था, जनरल पर्पज के लिए भी था। जाहिर सी बात है इसमें व्यापकता थी, सार्वभौमिकता थी,
यानी बिजनेस और जनरल पर्पस दोनों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा था। ठीक, और इसको डेवलप किया था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जीईसी। और इसमें फिर से एक बार इकार्ट और मॉकली आ गए। इकार्ट और मॉकली इससे पहले किस में थे? इकार्ट और मॉकली इससे पहले आपके इनिएक में थे। किस में थे? इनिएक में। इनिएक। इसकी शुरुआत होती है आपकी 1946 से। 46, 47, फिर 49, फिर ये 54। अब आ जाइए आईबीएम। 1953 में आईबीएम आया। जाहिर सी बात है, इसके नाम में ही आईबीएम है, तो आईबीएम द्वारा ये था। 1970 में, ये हमने कई बार पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे, 1970 में एक अपने आप पे कंप्यूटर के जगत में बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिली, और जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज हम कंप्यूटर को इस फॉर्म में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर आया था। ठीक है, 1970 में माइक्रो प्रोसेसर आया था, और ये बनाने वाली कंपनी थी इंटेल। इंटेल की कंप्यूटर थी, और ये इंटेल 4004 बेस्ड था। ये उतना ये, लेकिन आप पूरा नाम याद रख लीजिएगा तो आपको इसके मैन्युफैक्चरर का भी नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से फिर निकलकर फिर धीरे धीरे माइक्रो कंप्यूटर का भी या फिर पीसी का भी डेवलपमेंट शुरू हुआ था। 1975 में आया माइक्रो कंप्यूटर, और ये बनाया था एड रॉबर्ट्स और बिल गेट्स। ठीक है, जो जिन्हें आज हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए जानते हैं। और इसमें क्या था, फर्स्ट 8080 बेस्ड माइक्रो कंप्यूटर, और इसी ने फिर पीसी को भी दिशा दिया था। ठीक है, जिस पीसी को आज हम लोग जान रहे हैं, तो ये इसी का नतीजा था। फिर 1976, ये भी अपने आप में रिवोल्यूशनरी मतलब ईयर रहा अपने आप में, क्योंकि वर्ल्ड को, पूरे विश्व को उसका पहला सुपर कंप्यूटर मिला। अब तक हम सिर्फ कंप्यूटर की बात करते थे, लेकिन अब हमें क्या मिला? सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। और इसके बाद 1981 में हमें ऑसबॉर्न नामक आईबीएम के द्वारा फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर भी मिला। तो देखिए, ये सब चीज़ आपको फैक्ट तो याद रखने ही पड़ेंगे। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? क्रे वन। किस कंपनी ने बनाया था? क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। किस वर्ष बनाया था? 1976 बनाया था। ठीक उसी आधार पर एक लाइन में ही देखिए आपके 2 से 3 सवाल निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो 1981 में आया आपका ऑसबॉर्न आईबीएम के द्वारा, और ये पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने दिया था 1952 में। कोबोल और फोर्ट्रेन, ये दोनों ही आईबीएम द्वारा बनाए गए हैं। कोबोल का फुल फॉर्म कई बार अक्सर पूछ दिया जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दूसरा है पीडीपी-8, ये फर्स्ट बिजनेस मिनी कंप्यूटर था, जो कि डीईसी यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा लाया गया था। और आईसी, ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे, आईसी के बारे में। इंटीग्रेटेड चिप 1958 में किल्बी और नॉइस के द्वारा लाया गया था। किल्बी और नॉइस के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। देखिए, ये जो भी हम चीज़ हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, इसको हम एक समराइज करेंगे एक टाइमलाइन के रूप में। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के दिनों में जब ये आपसे पूछ एक पन्ने को देख लेंगे, तो आपके ये जो पूरा चैप्टर है, जो इसका जो हिस्ट्री और डेवलपमेंट वाला जो इसका मुख्य जो पार्ट है, वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इससे भी काफ़ी आपके सवाल बनते आए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अगले क्लास में इसे हम लोग पढ़ेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको एक सरसरी निगाहों से यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आ, क्या उसमें हमें पढ़ना होगा। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, यही है। आप इसको मुझे थोड़ा रोटेट कर लेने दीजिए।
ताकि आपको दिखाने में मुझे सहूलियत हो। यही है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, इस टेबल के रूप से मैंने आपको समझाने का प्रयास करूँगा अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को जो हमने आज पढ़ा है इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, और कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की संदेह हो तो आप हमें इन्फॉर्म करिए, बताइए, कमेंट में बताइए, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बढ़िया से पढ़ते रहें। ठीक है, जय हिंद, जोहार, वंदे मातरम।